क्या कारण है कि आरबीआई अपने मनी प्रिंटिंग को लिमिटेड रखता है? इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला है मिनिमम रिजर्व सिस्टम और दूसरा है इन्फ्लेशन। भारत में करेंसी प्रिंटिंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर की जाती है। ये सिस्टम इंडिया में 1957 में इम्प्लीमेंट हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आरबीआई को मिनिमम 200 करोड़ का एसेट्स अपने पास रखना पड़ता है। इन 200 करोड़ में 115 करोड़ सोने या गोल्ड बुलियन के रूप में होते हैं और बाकी 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के रूप में। इतनी संपत्ति रखने के बाद ही इंडियन एक्ट 1934 के तहत आरबीआई नोट प्रिंटिंग कर सकता है। आरबीआई के पास 10,000 रुपीस के डिनोमिनेशन के नोट प्रिंट करने की सहूलियत है। इन सब नोटों पे आरबीआई गवर्नर द्वारा एक प्रॉमिसरी नोट लिखा होता है जो केवल ये इंश्योर करने के लिए प्रिंट होता है कि आरबीआई ने करेंसी वैल्यू के बराबर का गोल्ड एसेट अपने पास सुरक्षित रखा है। ये प्रॉमिसरी नोट एश्योर करता है कि वॉर, नेशनल कैलामिटी, इन्फ्लेशन या डिप्रेशन जैसे सिचुएशंस में आरबीआई कभी भी नॉन पेयर या फिर डिफॉल्टर नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 100 रुपए की करेंसी है तो उस नोट की एक्सचेंज वैल्यू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हाल में आरबीआई उस 100 रुपीज की वैल्यू के बराबर गोल्ड या गुड्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप मान लीजिए आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन करेंसी से ज्यादा इंडियन करेंसी नोट प्रिंट करता है, लेकिन जब उन नोट्स की वैल्यू के बराबर का एसेट्स इंडिया के पास नहीं होगा या फिर आरबीआई के पास नहीं होगा तो किसी भी आर्थिक संकट में आम जनता को कुल नोट्स की कीमत आरबीआई पे नहीं कर पाएगा। अगर आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन रिजर्व से ज्यादा नोट प्रिंट करता है तो ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन रुपीस की वैल्यू कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नोट्स के बराबर आरबीआई के पास रिजर्व न होने के कारण इंडियन करेंसी पर फेथ बनाए रखना सरकार के लिए मुश्किल साबित होगा, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स भी हो सकती है। चलिए हम लोग हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग की वजह से क्या हो सकता है। 1920 वीमर रिपब्लिक जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वीमर रिपब्लिक जर्मनी को हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाइपर इन्फ्लेशन फेस करना पड़ा। कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी, लोगों के बेसिक नीड्स के सामान के लिए कैश की जरूरत पड़ी। वर्ल्ड वॉर के लॉस को कवर करने के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में करेंसी प्रिंटिंग का सहारा लिया, जिससे करेंसी पर डिस्ट्रक्टिव डिवैल्यूएशन हुआ। एसेट्स वैल्यू की मात्रा कम होने के कारण करेंसी की वैल्यू कम होती चली गई और गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बहुत ज्यादा। 1923 में मंथली इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 29,500 तक पहुंच गया था। जुलाई 1922 में गुड्स के रेट तकरीबन 700% तक बढ़ गए थे। गवर्नमेंट को पहले मिलियन और फिर बिलियन डिनोमिनेशन की करेंसीज को प्रिंट करना पड़ा। नवंबर 1923 में 1 अमेरिकन डॉलर की वैल्यू तकरीबन 4,210,500,000,000 जर्मन मार्क थी। ऐसा ही सिचुएशन वेनेजुएला में पिछले कई सालों से दिख रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वेनेजुएला में कंज्यूमर प्राइसेस 2017 से 2018 तक 65,000% तक बढ़ चुकी थी। 2020 तक ये सालाना मात्र 2,360% और 2023 तक 400% तक आ गई थी। आज इस देश का हाल कुछ ऐसा है कि वेनेजुएला में 1 लाख तक के करेंसी के नोट की वैल्यू 0 के बराबर है। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू मेंटेन करने के लिए आरबीआई और भारतीय सरकार फॉरेन रिजर्व के साथ बैलेंस मेंटेन करती है। चलिए अब हम समझते हैं इन्फ्लेशन को एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग के लॉजिक से। इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का बढ़ना होता है। वैसे तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि वॉर, नेचुरल कैलामिटीज, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उनमें से प्रमुख कारण है डिमांड एंड सप्लाई का, यानी कि गुड्स या सर्विसेज की डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा होना। इनफैक्ट गुड और सर्विसेज की डिमांड भी कई कारणों से बढ़ती है। उसमें से एक है परचेजिंग पावर या फिर बाइंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि एक करेंसी की एक यूनिट से आप मार्केट में कितने सामान या फिर सर्विसेज खरीद सकते हैं। मान लो 1950 में 100 रुपीज से 2020 के मुकाबले ज्यादा सामान और सर्विसेज खरीदे जा सकते थे। इसका मतलब ये है कि 1950 में इंडियन रुपीस की परचेजिंग पावर 2020 से ज्यादा थी। अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है मगर उनकी सप्लाई उस रेट से नहीं बढ़ती तो लोगों की बाइंग पावर और डिमांड सप्लाई में गैप आ जाता है। उस गैप को कम करने के लिए प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ते हैं, जिसके द्वारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का होना बहुत कॉमन है। अगर इन्फ्लेशन किसी
इकोनॉमी में कुछ समय तक मौजूद है तो उससे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन जब इन्फ्लेशन लोगों की बेसिक नीड्स को अफेक्ट करे तो इकोनॉमी पे इसका असर पड़ने लगता है। अब यदि आरबीआई अनलिमिटेड प्रिंटिंग के द्वारा ह्यूज क्वांटिटीज में करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, बट उसी रेशियो में देश में प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने लगती है। और अगर रेज्ड डिमांड को सप्लाई सिस्टम द्वारा बैलेंस नहीं किया गया तो इन्फ्लेशन जोर से बढ़ने लगेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर या फिर बाइंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर करेंसी इसी तरह से अनलिमिटेड वे में डिस्ट्रीब्यूट होते गए तो इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ जाएगा कि बेसिक नीड्स का सामान 10 गुना से 100 गुना ज्यादा दामों में बिकेगा। कुछ इसी तरह ड्रास्टिक स्टेप्स जिम्बाब्वे ने अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए उठाए थे। जिम्बाब्वे में इकोनॉमिक इश्यूज 1990 से चल रहे थे, जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए देश की सरकार ने मार्केट में सर्कुलेशन के लिए अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग का सहारा लिया, बट कंटिन्यूअस प्रिंटिंग की वजह से देश में इन्फ्लेशन 7वें आसमान तक पहुंच गया और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ तक कि बिलियन डॉलर के नोट्स इस देश में प्रिंट होने लगे थे, जिसके बाद देश की इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन के मोड़ तक पहुंच गई। इस देश की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए लोगों को बंडल लेकर बाहर जाना पड़ता था। एक 2008 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6 बिलियन % तक पहुंच गया था। एट दी एंड जिम्बाब्वे द्वारा अपनी करेंसी को अबैंडन करना पड़ा और फॉरेन करेंसी का उपयोग शुरू करना पड़ा, जिससे देश को हाइपर इन्फ्लेशन से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला।